तो अभी 10th दी को हम इतिहास पढ़ेंगे, इकाई 1 का शेष। इकाई 1 में बहुत सारे पॉइंट पढ़ा चुके हैं, तो शेष पॉइंट बचा हुआ है वो बताएंगे। और अभी के क्लास का पॉइंट होगा आपको यूनान में राष्ट्रीयता का उदय या यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। जी, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये यूनान का तात्पर्य है, यूनानी का तात्पर्य है यूनान से, अर्थात यूनान क्या है? यूनान एक देश है और यह देश गुलाम था। किसका? तुर्की का। इस पर तुर्की का शासन था। जी, तुर्की का शासन था और ये तुर्की से आजाद होने के लिए एक आंदोलन किया है। उसी आंदोलन का नाम है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। और यह आंदोलन 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था। मैं एक एक करके बता दूं। पहले यूनान के विषय में बता दूं। यूनान दुनिया के ऐसे देश हैं, यूरोप महादेश के ऐसे देश हैं जहां की ज्ञान विज्ञान पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ की ज्ञान, यहाँ के विद्वान की पूरी दुनिया में चर्चा है। साथ ही साथ पूरे दुनिया के विकास में, पूरे दुनिया को आगे बढ़ाने में, साहित्य को आगे बढ़ाने में, विज्ञान को आगे बढ़ाने में यूनान के विद्वानों का अहम भूमिका है। और इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यूनान ज्ञान से भरा पड़ा देश था और है भी, लेकिन इस पर तुर्की का शासन था। और तुर्की का जब शासन था तो यहाँ के लोग भी तुर्की से आजाद होने के लिए 19वीं सदी के आरंभ में, जी हाँ, 19वीं सदी के आरंभ में यूनान के लोग तुर्की से आजाद होने के लिए आंदोलन शुरू किया। और मैं बता दूं, जब ये आंदोलन शुरू किया तो इसी क्रम में मैं 1826 की बात बता रहा हूं। जी, 1826 में इंग्लैंड और रूस एक साथ आया और ये तुर्की और यूनान के बीच जो विवाद चल रहा था, तुर्की जो यूनान पर अधिकार किया हुआ था, तो इसमें मध्यस्थता करने का निर्णय लिया। कौन? रूस और इंग्लैंड। ये इंग्लैंड और रूस दोनों मिलकर इसमें मध्यस्थता करने का निर्णय लिया। और फिर इसी क्रम में फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया, अर्थात कुछ दिन के बाद ही फ्रांस भी इसमें आ गया। अब 3 देश हो गया, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। तीनों देश मिलकर यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए, या कहिए तुर्की और यूनान के बीच जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए प्रयास करने लगा। लेकिन इसमें तुर्की थोड़ा सा इन तीनों के बातों से बाहर हो रहा था और फिर तीनों देश इन तुर्की के खिलाफ रहने लगा। इसी बीच ये बात यूनान की जनता को भी पता चल गया कि तुर्की इन तीनों देशों की बात से बाहर चल रहा है और यह तीनों देश निश्चित रूप से हमारा साथ देगा। और फिर यहाँ के लोगों के हौसला बुलंद हुआ और फिर यूनान में जो आंदोलन चल रहा था वह आंदोलन और तेज हो गया। मैं बता दूं कि 28 ईस्वी में तुर्की के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उन सभी आंदोलन को इन तीनों देशों का समर्थन मिला और फिर सभी आंदोलन एक पर एक सफल हो रहा था। और जिससे तुर्की को लगा कि अब मेरा यहाँ पर खैर नहीं है, अब हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। और फिर तुर्की विवश हो गया यूनान के साथ समझौता करने के लिए। और फिर मैं बता दूं 1829 में, जी हाँ, 1829 ईस्वी में तुर्की विवश होकर यूनान के साथ समझौता किया है। वह किस जगह पर? एड्रियानोपल। एड्रियानोपल। 1829 में 1829 में तुर्की विवश होकर यूनान के साथ समझौता किया है। वह किस जगह पर? एड्रियानोपल। एड्रियानोपल। 1829 में तुर्की विवश होकर यूनान के साथ समझौता किया है। 1829 में तुर्की विवश होकर यूनान के साथ समझौता किया है। 1829 में तुर्की विवश होकर यूनान के साथ समझौता किया है। 1829 में तुर्की विवश होकर यूनान के साथ समझौता किया है। 1829 में तुर्की विवश होकर यूनान के साथ समझौता किया है। 1829 में तुर्की विवश होकर यूनान के साथ समझौता किया है। 1829 में तुर्की विवश होकर यूनान के साथ समझौता किया है। 1829 में तुर्की विवश होकर यूनान के साथ समझौता किया है। 1829 में तुर्की विवश होकर यूनान के साथ समझौता किया है। 1829 में तुर्की विवश होकर यूनान के साथ समझौता किया है। 1829 में तुर्की विवश होकर यूनान के साथ समझौता किया है। 1829 में तुर्
ये एड्रियानोपल एक जगह का नाम है, और इसी जगह पर यूनान और तुर्की के बीच एक समझौता हुआ था 1829 ईस्वी में। और इस समझौता में यह तय हुआ था कि तुर्की 1832 में यूनान छोड़कर चला जाएगा। और मैं बता दूं, अपने समझौता के अनुसार तुर्की ठीक 1832 ईस्वी में, जी 1832 ईस्वी में यूनान छोड़कर चला गया। इस तरह से यूनान 1832 में क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। जब यूनान स्वतंत्र हो गया तो यूनान का शासक बनना था, तब यूनान के शासक बना ओटो, जी ओटो शासक बना। और ये ओटो कौन था, एक देश है छोटा सा वहीं पर बगल में, बवेरिया, जी बवेरिया, बवेरिया, यही के शासक था ओटो, तो वो बना ओटो वहां के शासक। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि यूनान पर तुर्की का शासन था, और तुर्की के शासन से तंग आकर 19वीं सदी में यूनानी जनता ने तुर्की से आजाद होने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिस आंदोलन को 3 देश का समर्थन मिला, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस का। और तीनों देश के सहयोग से तुर्की को यूनान से भागना पड़ा, और 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र यूनान का शासक बना बेवेरिया के शासक ओटो। तो इस तरह से यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन को मैंने समझाया। क्या इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है? और नहीं दिक्कत है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन। हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये हंगरी भी एक देश है यूरोप महादेश के, और इस पर ऑस्ट्रिया का शासन था। जी इस पर किसका शासन था? ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का शासन था इस पर, ऑस्ट्रिया का शासन था इस पर। और यहां की जनता, हंगरी की जनता 1848 ईस्वी की, जी हाँ 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ऑस्ट्रिया से आजाद होने के लिए आंदोलन छेड़ा था। मैं बता दूं 1848 में फ्रांस की जनता ने फ्रांस के शासक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था, और जिसके सामने वहां के शासक को झुकना पड़ा था। उस समय वहां के शासक थे लुई फिलिप, और प्रधानमंत्री थे गिजो, दोनों को झुकना पड़ा था। और दोनों ने उस आंदोलन से विवश होकर फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया था। उसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर हंगरी के लोग भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। और मैं बता दूं, वो जो आंदोलन शुरू किया था हंगरी के लोग, उसका नेता था कोसुत जी, बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति, बहुत ही साहसी थे कोसुत। और इसके नेतृत्व में हंगरी के लोग ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसमें ऑस्ट्रिया वासी, सॉरी हंगरी वासी को सफलता मिली, और ऑस्ट्रिया विवश होता चला गया। और मैं बता दूं आप लोगों को 31 मार्च 1848 ईस्वी को वही हाल हुआ ऑस्ट्रिया का, जो हाल हुआ था फ्रांस के शासक लुई फिलिप और गिजो। यहाँ ऑस्ट्रिया 31 मार्च 1848 ईस्वी को हंगरी की टोटल बात मान लिया, और इसी के साथ हंगरी भी एक स्वतंत्र देश बन गया। तो इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन ने हंगरी को आजाद करा दिया, ऑस्ट्रिया से छुटकारा दिला दिया। क्या इसमें और किसी तरह का दिक्कत? और नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आज
हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय यहीं पर खत्म हो रहा है।